नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, समष्टि अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु। विद्यार्थियों, पूर्व के 2 वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत कैसे करते हैं, इनके मेथड्स क्या हैं, और उन वीडियोस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उन वीडियोस को देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। इन्हीं अर्थों में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह क्या पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में आय चक्र के रूप में किस तरह से प्रवाहित होती है, इसकी विवेचना इस चैप्टर के अंतर्गत की गई है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह होता क्या विद्यार्थियों, उससे पहले आप समझिए कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जानते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन जो किया जाता है उसमें उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। ये उत्पत्ति के साधन, इनपुट्स जो होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, वह परिवारों के द्वारा अथवा हाउस होल्ड के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। और उन उत्पत्ति के साधनों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? फर्म्स के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा। तो ये एक तरह का एक सर्कुलर फ्लो है। हाउस होल्ड जो हैं वो अपने उत्पत्ति के साधन परिवारों को देते, फर्मों को देते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि, और फर्म जो हैं उनका उपयोग करके वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न करती हैं, जिनका प्रवाह जो है वह वस्तु बाजार में किया जाता है, और वह वस्तुएं सेवाएं किसके द्वारा कंज्यूम की जाती हैं? उपभोक्ताओं के द्वारा। तो ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया आपको कि हमको यदि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या आय के चक्राकार प्रवाह को आपको बंद अर्थव्यवस्था में भी स्पष्ट करूँगी और खुली अर्थव्यवस्था में भी स्पष्ट करूँगी। विद्यार्थियों, ये बंद और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले आप इसे समझिए। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था अथवा क्लोज अर्थव्यवस्था हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसका कि संबंध अंतर्राष्ट्रीय जगत से नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत हम घरेलू स्तर पर ही उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कैसे ट्रांजैक्शन होता है, लेन और धन कैसे किया जाता है, और आय चक्र के रूप में कैसे प्रवाहित होती है, और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय चक्राकार प्रवाह के रूप में कैसे प्रभावित होती है, उसे स्पष्ट करना है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है विद्यार्थियों, जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका कि संबंध अन्य विश्व के राष्ट्रों से पाया जाता है, अर्थात हम उनके अंतर्गत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत मेरे द्वारा आपको आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ कि यदि सपोज़ कीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्था है, जिसमें मैं 2 ही सेक्टर लेके चल रही हूँ। विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से इस विषय को समझिए कि मैं 2 ही सेक्टर लेके चल रही हूँ, और 2 सेक्टर को लेकर के मैं आपके आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट करने जा रही हूँ कि 2 सेक्टर के मध्य आय चक्र के रूप में कैसे प्रवाहित होती है। 2 सेक्टर्स मॉडल्स को लेकर के जब मैं स्पष्ट कर रही हूँ तो मेरे 2 सेक्टर्स कौन हैं?
कौन से हैं, अथवा टू टैक्स सेक्टर्स जो मैं आपको एग्जाम्पल में स्पष्ट कर रही हूँ वो कौन से हैं। एक सेक्टर है आपका हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है आपका फर्म। और ऐसी स्थिति में सर्कुलर फ्लो को स्पष्ट करने के लिए मैं ये लेके चल रही हूँ कि वहाँ पर बचत भी नहीं होती है और विनियोग भी नहीं होता, सरकारी क्षेत्र भी नहीं है, नो गवर्नमेंट सेक्टर। और जब सरकारी क्षेत्र भी नहीं है, बचत और विनियोग भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इक्वेशन बनता है हमारा, y=c। अर्थात जितनी आय उत्पन्न की जाती है वो सारी की सारी उपभोग कर ली जाती है। इकनॉमी हमारी सिंपल क्लोज इकनॉमी है, नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो नहीं पाए जाते। ऐसी क्लोज इकनॉमी के अंतर्गत जिसमें हमारे टू सेक्टर मॉडल को मैं स्पष्ट कर रही हूँ, इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होगा, आय कैसे चक्र के रूप में प्रवाहित होगी, उसे हम इस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस डायग्राम में मैंने दो आपके पास में सेक्टर्स लिए हैं। एक सेक्टर है आपका फर्म, जैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ आपको कि एक सेक्टर आपके पास में क्या है, वो है फर्म, और दूसरा सेक्टर आपके पास में क्या है, वो है आपके पास में हाउस होल्ड। तो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा उसको हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। जब उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं विद्यार्थी, ये देखिए आप कि ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सप्लाई कर रहा है, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जा रहे हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड वगैरह, वो सभी हम किसको दे रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है फर्म्स को। और फर्म्स क्या कर रही हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास जा रही हैं, हाउस होल्ड के पास। तो आप ये देखिए, टू सेक्टर मॉडल के अंतर्गत इनफ्लो हाउस होल्ड से आउटफ्लो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट ऑफ प्रोडक्शंस का, उत्पत्ति के साधनों का, और इनफ्लो किसके पास जा रहा है, फर्म्स के पास में। फर्म्स उसको यूज़ करते हुए जो उत्पत्ति के साधनों का उपयोग कर रही है, तो वो वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो किसके पास जा रही हैं विद्यार्थियों, वह जा रही हैं हाउस होल्ड के पास में। तो एक हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हुआ जिसमें हम ये कहते हैं कि हाउस होल्ड जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म्स को देते हैं, और फर्म्स जो होती हैं उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। एक हमारा सर्कुलर पूरा हो जाता है, आय का चक्र का प्रवाह। अब जब फर्म्स के द्वारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं तो फर्म उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हाउस होल्ड से लेती है तो वह उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में भुगतान देती है, और इनकम जो है किसके पास जाती है, जैसे हम कहते हैं लैंड के यूज़ के लिए रेंट दिया जाता है, इसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज दी जाती हैं, इसी तरह से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये सब पार्ट क्या है, फर्म्स प्रोवाइड करती हैं, किसको, हाउस होल्ड को। और तो इनफ्लो किसके पास हुआ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ इनकम के जरिए। हाउस होल्ड जो होते हैं या परिवार जो होते हैं उसको अपने पास नहीं रखते हैं आय को, बल्कि वो वस्तुओं सेवाओं के कंजम्पशन पर उसको खर्च कर देते हैं। दैट इज़ एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द फर्म्स। तो ये हम देखते हैं कि जो फर्म के खर्चे होते हैं वो परिवार की आय का भाग बनते हैं, एंड जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा किए जाते हैं वो फर्म की इनकम का पार्ट बनते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इससे स्पष्ट होता है कि इनफ्लो किसकी तरफ है, परिवार से फर्म की तरफ, फर्म से परिवार की तरफ। इसी तरह से आउटफ्लो भी किसकी तरफ है, फर्म से परिवार की तरफ और परिवार से फर्म्स की तरफ। तो एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसमें फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच हम ट्रांजैक्शंस को लेकर के चलते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ विद्यार्थियों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, परिवार प्रोवाइड करता है किसको, फर्म्स को। फर्म्स उसको यूज़ करती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किसको, हाउस होल्ड को। अगेन हाउस होल्ड को इनकम प्रोवाइड की जाती है फर्म्स के द्वारा उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करने के लिए, और फर्म्स को जब मौद्रिक
व्यय होता है जो फर्म का, वह आय बन जाती है परिवारों की, और परिवार जो है अपने पास उसको संचित करके नहीं रखते हैं बल्कि वस्तुओं सेवाओं पर क्रय करते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको स्पष्ट किया है। जब कंजम्पशन किया जाता है तो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसका पार्ट बन जाता है, फर्म की इनकम का। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक का इनफ्लो दूसरे के लिए आउटफ्लो है और एक का आउटफ्लो दूसरे के लिए इनफ्लो है, और ये सर्कुलर जो होता है वो इनकम के प्रवाह को इंगित करता है, अर्थात एक से दूसरे की तरफ मनी का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, इसे हम स्पष्ट कर रहे हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही छोटा सा मॉडल था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है किसके बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्पष्ट करने के लिए, जब मेरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी है और 2 सेक्टर मॉडल है। ऐसी स्थिति में हमने स्पष्टीकरण आपको दिया है जिसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्पष्ट कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों, ये जो मॉडल है बड़ा सिंपल मॉडल है, जिसमें मैंने ऊपर एज्यूम किया है कि बचत और विनियोग जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जितना का जितना इनकम परिवारों द्वारा प्राप्त की जाती है वो सारी की सारी उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। इसलिए बचत और विनियोग की स्थिति यहाँ पे नहीं पाई जाती। जितनी आय होती है सारी की सारी उपभोग में लगाई दी जाती है। अर्थात हम ये कहते हैं कि Y=C की सिचुएशन पाई जाती है, नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड नो गवर्नमेंट सेक्टर। तो ऐसी स्थिति में हमारा मॉडल क्या था, बहुत ही सिंपल और छोटा सा मॉडल था जिसके अंतर्गत हमने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब विद्यार्थियों, सपोज़ कीजिए कि मैंने जो एजम्पशन ली है ऊपर मॉडल में, उसमें अगर बचत और विनियोग आ जाते हैं तो मॉडल कैसे परिवर्तित हो जाता है, आय का चक्राकार प्रवाह अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। यदि हम ये माने कि 2 सेक्टर मॉडल हमारा है, जैसे हम कहते हैं फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और ऐसी स्थिति में यदि अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग भी हो जाते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में हम आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों, वो भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसको स्पष्ट करने के लिए मैं ये कहती हूँ कि यदि ये मान लें कि उपभोक्ताओं के द्वारा या परिवारों द्वारा एक स्तंभ जो हमारा है उसके द्वारा सारी की सारी आय जो होती है वो उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है, बल्कि उसका एक अंश अपने पास में बचा कर रख लिया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और इनकम एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अर्थात Y=C एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ हमारा उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं वित्तीय संस्थाएं, और वित्तीय संस्थाओं को एक स्तंभ के रूप में जोड़ते हुए हम ऐसी स्थिति के अंतर्गत आय के चक्राकार प्रवाह को हम स्पष्ट करते हैं। तो इस मॉडल के अंतर्गत जो अगला डायग्राम मैं आपको लेने जा रही हूँ वो इस बात को लेकर के स्पष्ट करेगा कि यदि अर्थव्यवस्था 2 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत हम इनकम एवं सेविंग को भी ले लें तो क्या आय के चक्राकार प्रवाह को हम स्पष्ट कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों, हम कर सकते हैं। उसमें हमारा एक तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ और जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं विद्यार्थियों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वह इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनके द्वारा मार्केट के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनी को बोरो भी किया जाता है और मनी को उधार भी लिया जाता है लोगों से, और लोगों को उधार भी दिया जाता है, अर्थात लोगों की जमा भी की जाती है और उनको मार्केट में उधार भी दिया जाता है। ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब जुड़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है वो परिवर्तित होकर के इस प्रकार हो जाता है विद्यार्थियों, जो मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किया है। अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास में जैसे ही हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जोड़ा मॉडल के अंतर्गत, तो हमारे मॉडल के अंतर्गत एक सेक्टर और जुड़ गया जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। विद्यार्थियों, ये है आपका फाइनेंशियल सेक्टर जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट सेक्टर आपका क्या बना? हाउस होल्ड्स। सेकेंड सेक्टर आपका क्या बना? फर्म्स। और थर्ड सेक्टर आपका क्या बना? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजैक्शन इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होगा उसको मैं स्पष्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं वापस उसी पर। हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट से सर्विसेज को फर्म्स यूटिलाइज़ करती हैं, उसको यूटिलाइज़ करके और उनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स मार्केट में दी जाती हैं। गुड्स एंड मार्केट सर्विसेज में से
ये यूज़ करते हैं हाउस होल्ड्स फैक्टर मार्केट से इनकम प्राप्त करते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वस्तुओं सेवाओं पे गुड्स मार्केट पे करते हैं और गुड्स मार्केट पे करते हैं तो इनकम बनती है फर्म्स के लिए। ये तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल को इमेजिन किया। अब सपोज़ कीजिए कि हम ये कहते हैं कि लोगों के द्वारा हाउस होल्ड्स जो हैं अपनी सारी इनकम जो है कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा एक पार्ट सेविंग के रूप में रख लिया जाता है। तो सेविंग में रखा जाता है तो लीकेज उत्पन्न नहीं होगी विद्यार्थियों। जब हाउस होल्ड ये सेविंग करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये जितना कंजम्पशन हुआ बाकी रिमेनिंग पार्ट कहाँ गया? आपका फाइनेंशियल मार्केट में। इसी तरह से वो फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, कुछ कैपिटल ख़रीदती हैं, कुछ मशीनरी ख़रीदती हैं और कुछ वो अपने स्रोत बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करती हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेविंग होती है वो फाइनेंशियल मार्केट में जाती है और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू फिर किसके पास चली जाती है? वापस इन्वेस्टमेंट के रूप में किसके पास चली जाती है? फिर फर्म्स के रूप में चली जाती है। तो हम देखते हैं फिर क्या हुआ, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वापस पूरा हो गया, क्योंकि जितना कंजम्पशन करने के पश्चात सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर ने जोड़ी वो किसको दे दी? उस सेविंग को उन्होंने दे दिया फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट से वो सेविंग कहाँ चली गई? वापस फर्म्स के पास में इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आने से जो हमारा सेविंग का रोल होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है और इस प्रकार से आय का चक्राकार प्रवाह जो है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जारी रहता है। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको स्पष्ट किया है कि फर्म्स और हाउस होल्ड फर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर तीनों मिलकर के किस तरह से आय के चक्राकार प्रवाह को अर्थव्यवस्था में प्रभावित करते हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत यदि हम सेविंग एंड फंक्शन को जोड़ देते हैं तो उस ऐसी स्थिति में हमारा एक तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ इसमें जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट फर्म्स हाउस होल्ड के अंतर्गत हमने इस मॉडल के द्वारा आपको स्पष्ट किया है कि किस तरह से आय चक्राकार प्रवाह के रूप में घूमती है, प्रभावित होती है, कैसे किसका इनफ्लो किसका आउटफ्लो बनता है और किस सेक्टर का आउटफ्लो किस सेक्टर का इनफ्लो बनता है। विद्यार्थियों, इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के चक्र प्रवाह को प्रभावित करने के लिए या समझने के लिए हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल परिवार ही स्तंभ नहीं होता है, हाउस होल्ड और फर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर नहीं होते हैं, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल पाया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एक क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत विकास के अंतर्गत अथवा आय के चक्राकार प्रभाव को प्रभावित करने में। और जब हम सरकार को या गवर्नमेंट को सम्मिलित कर लेते हैं आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यही हमारा मॉडल जो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर मॉडल बन जाता है। 4 सेक्टर इसमें हो जाते हैं। वो 4 सेक्टर क्या होते हैं महत्वपूर्ण? एक हमारा जो ओरिजिनल वे में हम कहते हैं हमारा 4 सेक्टर्स क्या बनेंगे? हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 4th इज गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं? सरकार के जुड़ने से हमारा वही मॉडल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वही मॉडल हमारा कन्वर्ट हो जाता है 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को बनाते हैं, और कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस जो होते हैं वह किसको बनाते हैं? इनकम के पार्ट को हम लेके चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट करने के लिए कि आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होंगे उसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी विद्यार्थियों, जब सरकार जुड़ जाती है तो हमारा मॉडल बढ़ जाता है और बड़ा होकर के विस्तृत होकर के 4 सेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, पहला सेक्टर हमारा जो है वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के अंतर्गत हाउस होल्ड सेक्टर को जो हम डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं फर्स्ट सेक्टर हमारा क्या बन जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड हमारा क्या बन जाता है? फर्म। सेकंड सेक्टर हमारा क्या होता है? फर्म।
फर्म जब जुड़ती हैं तो दूसरा सेक्टर हमारा हो जाता है फर्म, और तीसरा सेक्टर हमारा क्या हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट, और चौथा सेक्टर हमारा क्या हो जाता है गवर्नमेंट। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंतर्गत हमने ये देखा था कि हाउस होल्ड जो है वो ये जो साधन है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं उत्पत्ति के साधन हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। बदले में फर्म्स जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उत्पत्ति के साधनों को, और ऐसी प्रोवाइड करती हैं गुड्स मार्केट के अंतर्गत। और इसके पश्चात हम देखते हैं गुड्स मार्केट्स के अंतर्गत कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स का होता है वह बन जाता है पार्ट किसका, फर्मों की इनकम का। और फर्मों की इनकम का जो पार्ट बन जाता है, और ऐसी स्थिति में फर्म्स की इनकम का पार्ट बनने के कारण हम क्या देखते हैं कि फर्म के पास जो इनकम जाती है वह फर्म्स उनको फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे बेचते थे, मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट के जरिए जुड़ जाते थे। फर्म्स गवर्नमेंट से कैसे जुड़ती हैं या परिवार गवर्नमेंट से कैसे जुड़ते हैं, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करूँगी, क्योंकि चौथा सेक्टर जो मैंने लिया है गवर्नमेंट। तो परिवारों को गवर्नमेंट से क्या मिलता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं हाउस होल्ड से, वो किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट से जाते हैं हाउस होल्ड की तरफ। विद्यार्थियों, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि पेंशन्स होती हैं, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज होते हैं, बेरोज़गारी भत्ता होता है, ये सभी क्या है, ये अपने आप में जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाते हैं। ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो इनफ्लो किसकी तरफ जाएगा, परिवारों की तरफ। कौन लेते हैं, परिवार। तो गवर्नमेंट से परिवारों को क्या मिलता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि परिवार गवर्नमेंट से कैसे जुड़ते हैं, हाउस होल्ड्स जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। तो हाउस होल्ड से जो सर्कुलेशन होता है, इनफ्लो होता है, वो किसका होता है, टैक्सेस का। और किसकी तरफ होता है, गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट से हाउस होल्ड कैसे जुड़ता है इनकम प्रवाह के अंतर्गत, गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, वो किसको होते हैं, हाउस होल्ड को। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि जो ये फर्म्स होती हैं वो कैसे जुड़ती हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर को फर्म्स भी टैक्स पे करती हैं। जैसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इत्यादि होती हैं, वो कौन पे करता है, फर्म पे करती है। फर्म किसको पे करती है, गवर्नमेंट को। ये यहाँ से जाता है और ये चला जाता है गवर्नमेंट के पास। तो ये किसके पास में चला गया, गवर्नमेंट के पास। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स को क्या देती है, सब्सिडीज़, अनुदान। अनुदान क्या होते हैं विद्यार्थियों, अनुदान एक राशि होती है जो कि उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। तो आपको ये स्पष्ट हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर यदि जुड़ता है तो परिवारों से कैसे जुड़ता है। टैक्स तो परिवार गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स परिवार गवर्नमेंट सेक्टर से लेते हैं। इसी प्रकार से फर्में टैक्स जो होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर को देती हैं, और अनुदान जो है वो गवर्नमेंट से लेती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट सेक्टर आने से किस तरह से परिवार से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ इनफ्लो होता है और कैसे आउटफ्लो होता है, और इसी तरह से गवर्नमेंट का फर्म्स की तरफ क्या इनफ्लो होता है और फर्म्स से गवर्नमेंट की तरफ क्या इनफ्लो होता है। तो ये आपका आय का चक्रवार प्रवाह का मॉडल बन जाता है, कैसी स्थिति में, जब हम कहते हैं सरकार का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर गुड्स एंड मार्केट से क्या है, वस्तुएं में लेता है। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से होती हैं, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट के पास क्या जाता है, पैसा जाता है। इसी तरह से गुड्स एंड मार्केट से जो वस्तुएं सरकार को प्रशासनिक कार्य के लिए आवश्यकता होती है वो लेती हैं, तो गुड्स मार्केट से भी गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट से भी गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा हो जाता है, और ये 4 सेक्टर्स अब हमारे बन जाते हैं। और 4 महत्वपूर्ण सेक्टर्स विद्यार्थियों वो क्या होते हैं, वो 4 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हमारे होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड गवर्नमेंट। और इन चारों के बीच में जो फ्लो इनफ्लो होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होते हैं, उसे ही हम आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। किस तरह से मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में प्रभावित होती है।
अब आप यहाँ देखिए विद्यार्थियों कि हम ये कहते हैं कि हमारा कुल इनकम का भाग क्या होगा, इनकम का भाग होगा हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकम क्या प्राप्त की, इसी तरह से फर्म्स ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या इनकम प्राप्त की, इसी तरह से हाउस होल्ड ने ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या प्राप्त किए, इसी तरह से फर्म्स ने सब्सिडी क्या प्राप्त की, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट क्या प्राप्त किया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास सेविंग्स क्या, ये हमारा क्या बना, पार्ट ऑफ इनकम। इसी तरह से हम ये कहते हैं पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या बना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सरकार भी अपने स्तर पर व्यय करती है। तो हम देखते हैं C+I+G, जो G होता है वह हमारा क्या बन जाता है, C+I+G जो होता है वो हमारा बन जाता है y इक्वल टू, हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर का पार्ट C+I+G टोटल एक्सपेंडिचर और C+S+T टोटल इनकम का पार्ट। और हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंतर्गत ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि जितना व्यय होता है उतनी कुल आय होती है। इस प्रकार से पुनः आय का चक्राकार प्रवाह जो है अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता चला जाता है। विद्यार्थियों, ये जो अब तक का विवरण मैंने आपको स्पष्ट किया वो एक क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है। 2 सेक्टर मॉडल है तो आप फॉर्म और हाउस होल्ड को लेंगे। 3 सेक्टर के अंतर्गत आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ेंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेते हुए 4 सेक्टर मॉडल डेवलप करते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर का रोल भी लेकर के चलेंगे। और इन चारों सेक्टर्स के बीच जब हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इनकम देखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल्स। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था इकोनॉमिक्स 2 तरह, इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है क्लोज इकोनॉमी और दूसरी हमारी होती है ओपन इकोनॉमी। अभी मैंने आपको 3 डायग्राम्स स्पष्ट किए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को या आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्लोज इकोनॉमी को लिया, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसका कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संबंध नहीं पाया जाता था। लेकिन विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वैश्वीकरण के युग में बंद अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं बल्कि खुली अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और ऐसी खुली अर्थव्यवस्थाएं होने के कारण हमारी इकोनॉमी जो होती है वो क्या हो जाती है, ओपन इकोनॉमी हो जाती है। और जब ओपन इकोनॉमी हो जाती है तो हमारा 5वां महत्वपूर्ण स्तंभ जो जुड़ जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्पष्ट करने के लिए, वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अन्य राष्ट्रों के साथ में हम कैसे जुड़ते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार को हम सम्मिलित करने लगते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होती है हमारी 5वां इस महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है। अब हमारा मॉडल जो बन जाता है वो किसके लिए बन जाता है विद्यार्थियों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है और खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ में संबंध पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संबंध होने से हमारा 5वां महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो हमारे चारों स्तंभों से पुनः जुड़ता है, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहे हैं। और जब वो जुड़ता है तो अब हमें यह देखना है ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम क्या लेते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या देते हैं, यानी हमारे इनफ्लोज क्या हैं और हमारे आउटफ्लोज क्या हैं। तो विद्यार्थियों, पहले आप इनफ्लोज समझिए और आउटफ्लोज समझिए, उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे ले जाऊंगी। इनफ्लोज क्या होते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोरोइंग्स होती हैं, लैंडिंग होती हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेचे जाते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं। इसी तरह से एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ये सभी बातें जब हम कंसिडर करने लगते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है अपना बोरो करता है, उधार लेता है, ऋण लेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋणों को प्रदान करता है। इसी तरह से व्यक्ति जो है अपनी सेवाएं जो हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। इसी तरह से फर्म्स अपने वस्तुओं को बेचती हैं और वस्तुओं को वहाँ से प्राप्त करती हैं। इसी तरह से हम कहते हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग होती हैं और शेयर मार्केट को किया जाता है।
प्रत्यक्ष विनियोजन किए जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वो पार्ट होती हैं तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ते ही चक्राकार प्रवाह जो होता है वो खुली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको लेकर के चल रही हूँ मेरा 5वां और लास्ट विवरण, जिसके अंतर्गत सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैंने इस मॉडल की सहायता से ओपन इकोनॉमी में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ते ही अब आप देखिए कि मेरे जो स्तंभ हैं वो कितने हो गए हैं? 5। फर्स्ट हमारा कौन सा था? हाउस होल्ड, फिर हमारा नेक्स्ट था फर्म्स, फिर नेक्स्ट था हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर ये था गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या फर्म्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे जुड़ती हैं? फर्म्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब एक्सपोर्ट करती हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम किसके पास में चली जाती है? फर्म्स के पास में। इसी तरह से जब इंपोर्ट करती हैं तो इनकम किसके पास में, फ्लो किसकी तरफ जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। इसी तरह से हम ये कहते हैं फॉरेन बोरोइंग एंड सेल ऑफ स्टॉक करते हैं तो इनकम किसके पास जाती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास में। और फॉरेन लैंडिंग एंड परचेज ऑफ स्टॉक करते हैं तो इनकम किसके पास में जाती है? फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत। गवर्नमेंट बोरोइंग होती हैं तो वो किसका पार्ट बन जाता है? गवर्नमेंट की तरफ फ्लो चला जाता है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हाउस होल्ड कैसे जुड़ता है? हाउस होल्ड के द्वारा भी अपनी सेवाएं जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं वैश्वीकरण का युग है, तो व्यक्ति भी क्या करते हैं, परिवार भी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज जो है फॉरेन सेक्टर में प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी फर्म्स के पास चली जाती हैं, गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। इंपोर्ट्स करते हैं तो फ्लो किसके पास चला जाता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के पास में। इसी तरह से फॉरेन बोरिंग एंड सेल्स ऑफ स्टॉक करते हैं तो हम देखते हैं इनकम किसके पास में चली जाती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास में। और फॉरेन लैंडिंग एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स करते हैं तो इनकम किसके पास में चली जाती है? फैक्टर मार्केट के अंतर्गत। तो आप ये देखिए विद्यार्थियों कि जैसे जैसे हम सर्कुलर फ्लो को स्पष्ट कर रहे हैं तो हमारा मॉडल जो है वो विस्तृत होता चला जा रहा है। और इसमें हम स्पष्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मार्केट में जाते हैं तो इनकम यहाँ आ जाती है, इंपोर्ट करते हैं तो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास में चली जाती है। इसी प्रकार से यदि हम ये कहें फर्म्स जो हैं अपना योगदान कैसे देती हैं? एक्सपोर्ट करके देती हैं। और इस बोरोइंग्स जो हैं फर्म्स वो इंटरनेशनल मार्केट से भी करती हैं, गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल मार्केट से अपनी बोरोइंग्स करती हैं। और इसी तरह से अपनी जो सेवाएं देनी होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सभी कुछ क्या स्पष्ट करता है कि एक तरह से ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जुड़ते ही हमारे 5 सेक्टर्स होते हैं, किसी का इनफ्लो किसी का आउटफ्लो हो जाता है और किसी का आउटफ्लो दूसरे का इनफ्लो बन जाता है और 5 सेक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं। और जब 5 सेक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल इनकम का जो इक्वेशन है वो बदल करके हो जाता है C+I+D NX, जहाँ पर हमारा N क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स है, X - M। और हमारी नेशनल इनकम क्या बन जाती है? C+I+D X - M, कि हमने कितना नेट एक्सपोर्ट से इनकम प्राप्त की है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओपन इकोनॉमी में हमारे 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाते हैं: हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इनके बीच जब हम इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? अपने आप के अंतर्गत आय का चक्राकार प्रवाह किसके अंतर्गत? आय का चक्राकार प्रवाह हमारा परिवर्तित हो जाता है किसके अंतर्गत? ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत। विद्यार्थियों, ये था आपका आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है और इसकी विवेचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं।